हे गाइस, वेलकम टू फिज़िक्स अड्डा। बहुत बहुत स्वागत है फिज़िक्स अड्डा में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। आप लोग कहीं जो क्लासेस करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, अभी नहीं जा पा रहे होंगे। तो इसके लिए बहुत ही जो बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मैं भी आपके लिए सब्जेक्ट लेके आया हूँ फ़िज़िक्स। ठीक है। तो वेक्टर हम लोग जैसा पढ़े थे, फर्स्ट लेक्चर हमने किया था। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और ये जो पूरा लेवल चलेगा, बेसिक लेवल चलेगा। 11th के जो बच्चे हैं या जो टारगेट के बच्चे हैं, बहुत ही आसानी से इस वेक्टर चैप्टर को समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। चलिए दोस्तों, तो एक बार जो मेरा चैनल है फिज़िक्स अड्डा, उसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कर लीजिए और फिज़िक्स अड्डा जो है उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम आगे मूव करते हैं। तो आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने जो है ये जो वेक्टर का सेकंड लेक्चर है, दिस इज़ सेकंड लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। वेक्टर का सेकंड लेक्चर है ये। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कर लिया था, सेकंड लेक्चर है वेक्टर का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, मेनली हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट वेक्टर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि यूनिट वेक्टर के बारे में जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, उसमें क्या बोला था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है। तो अब एक और बात मैंने आपको बताई थी कि यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू, दिस इज सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है। यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और ये भी बताया था कि कोई सा भी वेक्टर दिया रहे, आई जे के फॉर्म में रहे, आई जे के कैप के फॉर्म में रहे, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। एक बार मैं फिर से उसको आपको रिवाइज करवा देता हूँ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है। मान लीजिए लेट्स से आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर। ओके ओके, वेक्टर है। इसकी वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आपको बोला गया कि ए का मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या है, मैग्नीट्यूड जो निकलता है किसी भी वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड में उसको बंद करेंगे, इज़ इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सी स्क्वायर। तो आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, मैग्नीट्यूड जो है निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, फिर मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं यूनिट वेक्टर पे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ, एक वेक्टर है ए दिया हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। वेक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। ओके, तो सिंपल चीज़ है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि वेक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है। ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये, अभी मैंने तुरंत बताया कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है आपको। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, तो आई का कोफिशिएंट कितना हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। तो जे मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 3 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो के के आगे यहाँ पे क्या है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, देखो तो 4 हो गया। ये जो पहला वाला चीज़ है ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा।
और ये 9 हो जाएगा, तो 9 और 4 13 और 1 हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 14। तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने और साथ में क्या निकाल लिया, वेक्टर आपको पता ही है। तो यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर लिख देंगे। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इज सॉरी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, वेक्टर की वैल्यू आप पीछे लिख चुके हैं, देख लीजिए एक बार फिर से। वेक्टर की वैल्यू कितनी है, वेक्टर की वैल्यू है आपके यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड निकाल रखें, कितनी मैग्नीट्यूड आई थी 14, तो मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया कितना 14, तो ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर। तो सबसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2-3 हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे का जो टॉपिक है, जो मैंने बताया था कि आज हम लोग ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, कि इफ़ P इज़ अ यूनिट वेक्टर, जो P वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, अगर क्वेश्चंस आप समझ जाते हैं तो आधा आंसर आधा सॉल्यूशन उसी समय आता है। देखिए फिजिक्स का मेन आप क्वेश्चन कभी भी देखिए, फिजिक्स को 2 तरह से पढ़ते हैं, एक थ्योरी पढ़ लिए फिर क्वेश्चन बनाए, दूसरा क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखिए। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट सिखाने का। ठीक है, देखिए यहाँ पे P इज़ अ यूनिट वेक्टर, पहले से दिया हुआ है कि P कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ C, यहाँ पे कोफिशिएंट है C, उसकी वैल्यू निकालनी है। और तो P जो वेक्टर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना है P दिया हुआ, देखो तो P जो है वो दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है, P जो वेक्टर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 0.4 i कैप प्लस 0.7 j कैप प्लस C k कैप। ओके, अब और क्या बोला गया है कि P इज़ अ यूनिट वेक्टर, P क्या दिया हुआ है बच्चों, P दिया हुआ है यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। तो यानी कि P अगर यूनिट वेक्टर है तो P का मैग्नीट्यूड, P इज़ अ यूनिट वेक्टर तो P का मैग्नीट्यूड कितना होगा, P का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना 1, P का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। ओके, तो P का मैग्नीट्यूड 1 है। और ये जो आपका वेक्टर है, ये जो आपका वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया है कैसे मैग्नीट्यूड करते हैं, कि I का कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या लिखेंगे, बताइए। हम लोग लिखेंगे जो हमने फॉर्मूला बताया है P के मैग्नीट्यूड निकालने का, P के मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है रूट अंडर ऑफ I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 0.4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि प्लस क्या कर देंगे 0.7 का स्क्वायर प्लस K कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना है C का स्क्वायर। तो आपको पता है कि जो मैग्नीट्यूड है, जो ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर है P, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाना है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाना है यहाँ पे 1, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया है 1। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करके C की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व करना बहुत आसान है, सॉल्व कीजिएगा तो C की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट अंडर 0.35 आपकी C की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन 2 वेक्टर दिया हुआ है, एक है आपका A वेक्टर, दूसरा है आपका B वेक्टर। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, A वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 5i कैप 4j कैप 3k कैप, और B वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 3i कैप और 4j कैप। ठीक है, A वेक्टर और B वेक्टर दिया हुआ, बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड अ न्यू वेक्टर, एक न्यू वेक्टर आपको फाइंड करना है हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A एंड डायरेक्शन किधर है, B के तरफ है डायरेक्शन। ओके,
एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर हो बट डायरेक्शन किसके बराबर हो, डायरेक्शन किसके तरफ हो, बी के तरफ डायरेक्शन हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, बात करते हैं फिर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की। देखिए कोई सा भी अगर वेक्टर है, ठीक है, कोई सा भी एक वेक्टर है, एक कोई सा वेक्टर मान लीजिए, तो वेक्टर के पास क्या क्या होता है, अगर ध्यान देंगे तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। ओके, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो अब वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन दोनों है वेक्टर के पास। ठीक है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी है। ओके, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और वेक्टर का डायरेक्शन है। तो मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है, इट इज़ लेट्स से ये जो वेक्टर है ये है आपका सी वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है। ओके, तो जो सी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन होगा। एक बार आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए। जल्दी से ट्राई कीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, देखिए कोई सा भी एक वेक्टर है तो वेक्टर के पास क्या रहेगा, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड रहेगा और साथ में क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड रहेगा और साथ में क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे जो भी वेक्टर है इसके पास मैग्नीट्यूड है और साथ में क्या है, इसके पास डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वेक्टर के पास। तो मान लेते हैं कि जो वेक्टर है मान लेते हैं वो है सी वेक्टर। ठीक है, तो सी वेक्टर जो है एक नया वेक्टर, ये जो थर्ड वेक्टर है जो जिसका मैग्नीट्यूड जो न्यू वेक्टर है वो सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, सी वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और साथ में इस सी वेक्टर का कुछ डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन कौन बताता है, आपको पता है कि डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड सी का होगा और सी का डायरेक्शन कौन बताएगा, उसका यूनिट वेक्टर बताएगा सी का डायरेक्शन। कोई सा भी वेक्टर रहता है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, फिर से देख लीजिए यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, कोई सा भी वेक्टर रहता है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। साथ में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन आपको मैंने बता रखा है कि डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। ओके, डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। तो ठीक है, तो सी का मैग्नीट्यूड होगा और तो क्या दिया हुआ है कि जो सी का मैग्नीट्यूड है वो हुज मैग्नीट्यूड, जो नया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो सी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो मुझे सी का जो वेक्टर है पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो सी का मैग्नीट्यूड और सी का जो डायरेक्शन है वो किधर है, बी के डायरेक्शन की तरफ है। तो सी का जो डायरेक्शन है और बी का जो डायरेक्शन है दोनों डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है। तो यानी कि सी का जो डायरेक्शन है वो वही होगा जो बी का डायरेक्शन है। ठीक है, तो बी का डायरेक्शन बी का यूनिट वेक्टर बताएगा। यानी कि आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालना है और बी का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा और यूनिट वेक्टर कितना होगा। तो यहाँ पे हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। देखिए ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ था, 5 था, 4 था और 3 था। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा
कितने का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, कितना दिया हुआ था 3 दिया हुआ था, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, देखो तो ये 25 हो गया प्लस ये 16 एंड ये कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया 9। तो अब सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 50। तो ए का मैग्नीट्यूड निकल गया, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये ए का मैग्नीट्यूड बोल दो या इसी को हम लोग किसका मैग्नीट्यूड बोल दे, सी का मैग्नीट्यूड बोल दे। तो सी का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब सी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है जो सी का यूनिट वेक्टर होगा वो बी के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि सी का यूनिट वेक्टर कितना होगा, जल्दी से देख लेते हैं। जो सी का यूनिट वेक्टर होगा वो बी के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। बी का यूनिट वेक्टर क्या है, बी का यूनिट वेक्टर है बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर कितना होगा, बी वेक्टर देखिए, बी वेक्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था बी वेक्टर, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो 3i कैप प्लस 4j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड में अगर के नहीं है तो आई और जे का। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यूनिट वेक्टर कितना निकल गया, निकल जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो उसका रूट अंडर है तो कितना हो जाएगा 5। तो यूनिट वेक्टर निकल गया यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपने निकाल लिया और पहले क्या निकाल लिया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो फिर आगे चल के यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लोग लिख देंगे, देखिए सी वेक्टर इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना आया है, रूट 50। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट 50 और यूनिट वेक्टर कितना आया है, यूनिट वेक्टर आया है सी का 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय कितना 5। तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया होगा कैसे निकाले, फिर से एक बार चलिए जल्दी से हम लोग वापस से, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो वापस से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमने पहले क्या निकाल लिया, वेक्टर निकाल लिया, फिर यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि ए और बी वेक्टर दिया हुआ है तो तीसरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर पे कुछ क्वेश्चन थे, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग देखते हैं कैसे कैसे एडिशन ऑफ वेक्टर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर, ओके। तो वेक्टर का जो एडिशन है, हम लोग दो तरह से वेक्टर को ऐड करते हैं, मेनली एक होता है ट्राइंगल लॉ, फर्स्ट इज ट्राइंगल लॉ, ठीक है, फर्स्ट इज ट्राइंगल लॉ और सेकंड होता है पैरेललोग्राम लॉ। एक है आपका ट्राइंगल लॉ, एक है आपका पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो टू ऐड दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, टू ऐड टू वेक्टर्स, ठीक है। और पॉलीगॉन लॉ को ऐड करते हैं तो दो या दो से ज़्यादा जितने वेक्टर रहेंगे सबके लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, पॉलीगॉन लॉ को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लॉ देखेंगे, ट्राइंगल लॉ के बाद हम लोग क्या देखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट जब लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे पॉलीगॉन लॉ। तो आज हम लोग ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों कंप्लीट करेंगे। तो एकदम आप लोग तैयार रहिए ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ट्राइंगल लॉ क्या होता है। उसके पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं, याद यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे बेसिक सी बातें हैं जो यहाँ पे देख लीजिए, क्या है बेसिक्स बातें, ये देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला है कि कुछ कंडीशंस हैं जो वेक्टर के लिए अप्लाई होते हैं। पहला, स्केलर्स एंड वेक्टर कैन नेवर बी एडेड। पहला, स्केलर और वेक्टर को कभी ऐड नहीं किया जा सकता है। मैंने पहले ही बताया है कि स्केलर को हम लोग स्केलर के साथ ऐड करेंगे, वेक्टर को हम लोग वेक्टर के साथ ऐड करेंगे। कभी भी हम लोग स्केलर और वेक्टर दोनों को ऐड मतलब नहीं कर सकते हैं, मतलब आप मास और फोर्स को नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, अगर दो वेक्टर भी ऐड होता है या दो स्केलर भी ऐड होता है तो दो स्केलर ऐड हो रहा है, दोनों सेम नेचर का होना चाहिए। मतलब मास को हम किसके साथ ऐड कर सकते हैं, मास के साथ ही ऐड कर सकते हैं, नॉट विथ टाइम, टाइम के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, मतलब आप वेलोसिटी
वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही ऐड कर सकते हैं, फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कभी भी एक स्केलर और एक वेक्टर को ऐड नहीं किया जा सकता है। जब भी दो स्केलर को ऐड किया जाएगा तो दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, दो वेक्टर को ऐड किया जाएगा तो दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। नेचर मतलब अगर एक फोर्स वेक्टर है तो दूसरा भी फोर्स वेक्टर ही होना चाहिए, दूसरा भी फोर्स वेक्टर ही होना चाहिए। एक एक्सेलरेशन वेक्टर है तो दूसरा भी एक्सेलरेशन वेक्टर ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया होगा? ओके, चलिए, तो आप ये तो समझ गए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट क्या है पहले समझिएगा। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बोलता है कि दो वेक्टर को रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिगर देखिएगा। सबसे पहला जो है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्राइंगल लॉ पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन के। ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये जो फिगर है इस ध्यान से देखिए। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट समझिएगा कि आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, और दूसरा है बी वेक्टर। इन्हीं दोनों को ऐड करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है। ओके, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों कैसे रखना है पहले ध्यान दीजिएगा। ए का जहाँ पे, एकदम अच्छे से स्टेटमेंट सुनिएगा, ए का जहाँ पे हेड है, ए का जहाँ पे हेड है वहाँ पे बी का टेल रहेगा। ए का जहाँ पे हेड है वहाँ पे बी का क्या रहेगा? टेल रहेगा। ए के हेड पे बी का टेल रहेगा। इसी को अगर हम लोग डेफिनेशन के टर्म में बात करते हैं तो ट्राइंगल लॉ क्या स्टेट करता है कि टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। दो वेक्टर है जिसको ऐड करना है, एक ए वेक्टर हुआ, दूसरा बी वेक्टर हुआ। इसको दो ट्राइंगल के साइड में रिप्रेजेंट कर दो, तो ट्राइंगल के साइड में इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे लिया गया? इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि देखो, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे इसका हेड है, आगे इसका हेड है, तो बी का भी हेड आगे ही रहेगा। फिर ठीक है, बी का हेड आगे रहेगा, ऐसा नहीं कि बी का हेड यहाँ पे रहेगा। मतलब सिंपल क्या है कि आप ये समझो कि एक का हेड और दूसरे का वहाँ पे क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए। एक का हेड और दूसरे का क्या होना चाहिए? वहाँ पे टेल होना चाहिए। तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि दो वेक्टर को हम लोग इस तरह से रखे हैं कि एक का हेड और दूसरे का टेल साथ में रखा गया, तब एक तीसरा वेक्टर, थर्ड वेक्टर विच इज़ आर वेक्टर, जो तीसरा वेक्टर है वो पहले के हेड को, पहले के टेल को दूसरे के हेड से जो ज्वाइन करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब क्या हुआ? दोनों वेक्टर का नेट जो निकल के आया है। मतलब दिस आर वेक्टर, ये जो आपका यहाँ पे आर वेक्टर दिख रहा है, दिस आर वेक्टर इज रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ, दिस इज रिजल्टेंट। ये आर वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट है। मतलब दोनों वेक्टर को ऐड किए हैं तब ये आ रहा है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट है दोनों का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। ये क्या है? रिजल्टेंट है। एक बात ध्यान रखिएगा, तीनों रिजल्टेंट ए एंड बी तीनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप सिंपल सोचो ना कि एक हाथ में आपके पास एक एक हाथ में दो आइसक्रीम है, एक हाथ में 5 आइसक्रीम है, तो आप क्या बोलोगे कि एक हाथ में 2 आइसक्रीम है, एक हाथ में 5 आइसक्रीम है, या आप बोलोगे आपके पास 7 आइसक्रीम है? आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपके पास 2 आइसक्रीम भी है, 5 आइसक्रीम भी और 7 आइसक्रीम भी है। या तो 2 और 5 एक साथ एग्जिस्ट करेगा, या 7 एक साथ अकेला एग्जिस्ट करेगा। तो वही बोला जाता है, या तो रिजल्टेंट अकेला एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, या तो रिजल्टेंट अकेला एग्जिस्ट करेगा, या ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। अब देखिए यहाँ पे, देखिए पहले का जहाँ पे हेड है, पहले का जहाँ पे हेड है, दूसरे का वहाँ पे टेल है, इसको हम लोग हेड टू टेल एडिशन भी बोलते हैं। हेड टू टेल, हेड टू टेल एडिशन,
हेड टू टेल एडिशन, इसी को हम लोग हेड टू टेल एडिशन भी बोलते हैं, क्योंकि एक के हेड के पास दूसरे का टेल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपने दो वेक्टर को ऐड किया, एक के हेड के पास दूसरे का टेल रख के रिजल्टेंट निकाला, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट है इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ क्या होगा, डायरेक्शन होगा, क्योंकि जब दो वेक्टर को ऐड करोगे तो मिलेगा भी आपका क्या, वेक्टर। ए जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, बी जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड करने पे जो रिजल्टेंट मिलेगा ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिया हुआ है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ क्या होगा, आपका डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने से पहले, ए और बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ जो मैथमेटिक्स बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री का है, ठीक है। क्या चीज़ें हैं वो ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। लेट्स से ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। थीटा के जो सामने वाला होता है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और थीटा के जो बगल वाला एडजेसेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात समझिएगा यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो यानी कि बी बाई एच, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या इस इक्वेशन से, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन से b को हम लोग h इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए इसी ट्राइंगल में साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम लोग क्या लिख दिए साइन थीटा को यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं, परपेंडिकुलर बाय, एक सेकेंड, हाइपोटेनस लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय क्या लिख दिया, एच। तो पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच इंटू साइन थीटा, परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, एच इंटू साइन थीटा। यानी कि इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर को एच इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं और बेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। मतलब ये कहने का हुआ मेरा, ध्यान से देखिएगा, मतलब ये कहने का हुआ कि कोई सा भी एक अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये अगर आपका एच है, ये थीटा है, ठीक है, तो सामने वाला जो परपेंडिकुलर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी एच इंटू साइन थीटा, ओके। और जो बगल वाला बेस है उसकी वैल्यू हो जाएगी एच इंटू क्या, कॉस थीटा, एच इंटू कॉस थीटा, सिंपल सी ये बात है, ओके। तो ये वैल्यू हो जाएगी सामने, और थीटा के सामने वाला एच साइन थीटा, एच मतलब हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा, और बगल वाला एच इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग ये अगर सीख लिए हैं तो देखते हैं कि ट्राइंगल लॉ का डेरिवेशन कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ट्राइंगल लॉ का डेरिवेशन मतलब क्या हुआ, हमें दो चीज़ निकालना है, एक निकालना है उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दूसरा निकालना है रिजल्टेंट का डायरेक्शन। दो चीज़ हमें निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और क्या निकालना है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओके। चलिए, तो ट्राइंगल लॉ में जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास दो वेक्टर है, ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका ये है आपका बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। और ये आपका जो बना, ये आपका क्या है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब ध्यान से देखिए, थीटा दिया हुआ है एंगल बिटवीन द वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो वेक्टर के बीच का एंगल क्या कैसे निकालते हैं, जब दोनों का टेल साथ में हो, मतलब अगर मैं इस ए को आगे खींच देता हूँ तो टेल दोनों का यहाँ पे साथ में हो जाएगा, तो ये जो एंगल रहेगा इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जो कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से डेरिवेशन में, थीटा है, ठीक है। हम क्या किए ना, हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ से
ड्रॉ करके एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की हम लोग कोशिश किए। तो ये जो है, ये वाला जो है ये कितना है, ये वाला है आपका बी, ओके ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये तो, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये बी और ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो ये वाला पार्ट है कितना हो जाएगा, एच इंटू साइन थीटा, और एच के बदले क्या है, हाइपोटेनस के बदले क्या है, ये बी है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया बी इंटू साइन थीटा, और ये जो बगल वाला ये वाला साइड है ये कितना हो जाएगा बी इंटू कॉस थीटा। तो आपके पास एक ट्राइंगल है, आपके पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे मैं आपको फिर से समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। आपके पास एक ट्राइंगल बन चुका है, ये देखिए, ये था आपका ए, ये था आपका बी, और ये था आपका रिजल्टेंट, ओके। हमने क्या किया, और यहाँ पे हमने ये एंगल थीटा, ओके, ये देखो ये है आपका ए वेक्टर, ओके, ये है आपका बी वेक्टर, ओके, और ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, और ये एंगल है थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्योंकि एक को आगे खींचोगे तो आएगा। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये जो रेड वाला बी वेक्टर है हाइपोटेनस बी, तो सामने वाला कितना हो गया, ये सामने वाला हो गया बी साइन थीटा, और ये जो बगल वाला ये दूरी है, ये दूरी हो गई कितनी, बी कॉस थीटा, ओके। तो आपको अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, जो ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसमें आप ये 90 डिग्री का ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है इज़ इक्वल टू इस टोटल का स्क्वायर। ये टोटल कितना, यहाँ से यहाँ तक है ए, और यहाँ से यहाँ तक है बी कॉस थीटा, तो ये टोटल हो गया तुम्हारा ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये कितना है तुम्हारा साइन बी साइन थीटा। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपका आर मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आर मिल जाएगा, तो रिजल्टेंट मिल गया आपका, ठीक है। अब रिजल्टेंट जो आपका मिल गया, चलिए वो तो अच्छी बात है, रिजल्टेंट आपका मिल गया, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो रिजल्टेंट निकला। तो सबसे पहले देखते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता, दोनों का स्क्वायर करके। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखो वही दिया हुआ है कि एक को हमने क्या मान लिया है, जो ट्रायंगल था उसमें परपेंडिकुलर बी कॉस थीटा हो गया, बी साइन थीटा हो गया, फिर जो रिजल्टेंट है उसका हमने स्क्वायर किया, तो किसका, ए प्लस बी कॉस थीटा, अभी क्या था बेस वाला जो था, और सामने वाला कितना था बी साइन थीटा, तो दोनों का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करके जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट की ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू है रिजल्टेंट की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ रिजल्टेंट की कितनी वैल्यू है। रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ओके। ये होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। रिजल्टेंट मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट इज ए, व्हाट इज रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट क्या है, ए प्लस बी है ना, उसका मैग्नीट्यूड, ओके, वो ये होगा, ठीक है। चाहे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बोलो या इसका मैग्नीट्यूड बोलो, तो रिजल्टेंट का हमने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब साथ में देखते हैं कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन, वो मैं आपको पहले यहाँ पे दिखाता हूँ रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए, ये था आपका ए वेक्टर, ये था आपका बी वेक्टर, ठीक है, और ये था आपका रिजल्टेंट, ये था आपका ए वेक्टर, ये था आपका बी वेक्टर, और ये था आपका रिजल्टेंट। मान लेते हैं जो रिजल्टेंट है उसका ए से एंगल दिया हुआ है अल्फ़ा, ए से एंगल कितना है, अल्फ़ा, तो ए का और रिजल्टेंट का टेल एक साथ में है, तो अल्फ़ा ए से एंगल हो सकता है, और बी से उसका एंगल मान लेते हैं कितना, बी से उसका एंगल मान लेते हैं ये जो एंगल है, क्योंकि देखो रिजल्टेंट का हेड और बी का हेड साथ में है, तो बी से उसका एंगल कितना मान ले, बीटा मान लेते हैं। तो आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, और हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये देखो, अब आपको एक बड़ा सा ट्रायंगल पहले भी दिखा रहा था मैं, ये ट्रायंगल आपको बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है,
अब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है उसमें अगर हम tan अल्फ़ा निकालते हैं तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी थी, ये एंगल थीटा था दिया हुआ, इसकी वैल्यू कितनी थी b साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी थी b कॉस थीटा। एक की वैल्यू b साइन थीटा और दूसरे की वैल्यू कितनी b कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, कितनी है ये b साइन थीटा और इसकी वैल्यू कितनी है b कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से इस जो ट्राइंगल है आपका, ये जो ट्राइंगल है, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू, tan अल्फ़ा अगर लेते हैं तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बड़े वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये डिवाइडेड बाई क्या हो गया तुम्हारा बेस, परपेंडिकुलर बाई क्या हो गया बेस। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है b साइन थीटा और बेस कितना है, बेस वो पूरा ना, पूरा कितना है a प्लस b कॉस थीटा। ओके, a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई, tan अल्फ़ा की वैल्यू। और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या है, एंगल विथ एंगल किसका, रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। ये किसकी वैल्यू निकल गई, tan अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई। देखिए मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो अल्फ़ा किसके साथ एंगल है, अल्फ़ा क्या है, रिजल्टेंट का एंगल है ए के साथ। तो जब ए के साथ एंगल है ना तो ऊपर लिख देना बी। याद करने का मैं तरीका बताता हूँ, ऊपर क्या लिख दिए बी, ठीक है, और नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है ए, नीचे लिखना है ए प्लस बी, ठीक है। अब tan है तो tan का मतलब क्या होता है, ऊपर साइन और नीचे क्या कर देना कॉस। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आपको याद रहेगा। सिमिलरली अगर मान लो आपको tan बीटा की वैल्यू निकालनी है, tan बीटा की वैल्यू, बीटा क्या है, रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ, बी के साथ। तो यहाँ पे क्या लिख दो, tan बीटा, बीटा किसके साथ एंगल है, बीटा एंगल है आपका बी के साथ। तो बी के साथ अगर एंगल है तो ऊपर चला गया ए, नीचे क्या बच गया बी प्लस ए। अब देखो tan है तो वो का मतलब क्या है, ऊपर साइन थीटा रहेगा और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा कॉस थीटा। ये याद करने का मैं आपको तरीका बता रही है, ठीक है। अगर इस तरह से याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये निकल गया आपका, यहाँ पे डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो चलिए एक बार जो आपको डेरिवेशन करवाया है वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये आपका डेरिवेशन था, यहाँ पे हमने क्या निकाला था, पहले हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, ये देखिए पहले यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, रिजल्टेंट निकाल दिया, मैंने बता दिया रिजल्टेंट कैसे निकाला। अब देखिए फिर क्या निकाला, इसका डायरेक्शन निकाला, रिजल्टेंट की वैल्यू मॉड के टर्म में लेंगे तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्शन निकाला मतलब tan अल्फ़ा निकाला, tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है, tan अल्फ़ा की वैल्यू ये आपकी आ गई है यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। ओके, तो याद रखिएगा, ये इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना 5 यूनिट और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7 यूनिट, और दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है और क्या निकालना है उसका डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ये क्या कहते हैं इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो आराम से निकल जाएगा, ट्राइंगल लॉ से निकालना चाहते हो तो ट्राइंगल लॉ से निकल जाएगा। ट्राइंगल लॉ के लिए क्या करेंगे, और वैसे भी रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या है, ये जो वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, देखिए तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस 60। तो यहाँ पे अगर सब कुछ की वैल्यू पुट करेंगे तो निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे tan अल्फ़ा अगर निकालना हो, ए के साथ एंगल पूछा है तो ए के साथ एंगल पूछा है तो ऊपर बी की वैल्यू और नीचे करके हम लोग ऐसे करके निकालेंगे। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं अगर बन जाता है तो कमेंट करके जो कमेंट सेक्शन है उसमें इसका आंसर ज़रूर बता दीजिएगा। समझ में आया आपको? तो ये था आपका ट्राइंगल लॉ, उस पर मैंने एक क्वेश्चन भी करवा दिया। नेक्स्ट क्या है आपका, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पैरेललोग्राम लॉ।
ठीक है, क्या है, पैरेललोग्राम लॉ है। अब पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है ना, जैसे कि वहाँ पे हमने एक वेक्टर के हेड को रखा है, दूसरे वेक्टर को टेल को रखा है, तो वहाँ पे ट्राइंगल बन रहा था। यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका पैरेललोग्राम। यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। तो करते क्या है, दो वेक्टर को हम लोग इस तरह से रखते हैं कि दोनों एडजेसेंट साइड ऑफ क्या हो, पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम का दो अगल बगल वाला साइड हो। तब एक तीसरा वेक्टर जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, उसी को हम लोग उसका रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे हम लोग देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ठीक है, और एक ये वेक्टर है। दोनों को अगल बगल हमने रख दिया, ये ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। दोनों को हमने क्या कर दिया, अगल बगल रख दिया। ठीक है, दोनों, अब क्या करना है हमको, इन दोनों के हेल्प से पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसी तरह का ए वेक्टर यहाँ पे बना दूँ, ठीक है, इसी तरह का ए वेक्टर यहाँ पे बना दूँ, क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड सेम रहता है, और इसी तरह का बी वेक्टर मैं यहाँ पे बना दूँ, बन गया पूरा पैरेललोग्राम। तो बोलता क्या है पैरेललोग्राम लॉ की, ध्यान दीजिए क्या बोलता है कि अगर यहाँ पे इन दोनों का जो, जहाँ पे दोनों का टेल है, ठीक है, इससे क्रॉस करता हुआ एक डायगोनल होना चाहिए। इससे क्रॉस करता हुआ टेल, जहाँ पे दोनों का जॉइन है, उसी से क्रॉस करता हुआ जो डायगोनल होगा, वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा आपका रिजल्टेंट। वही क्या कहलाएगा, आपका रिजल्टेंट। ओके, तो रिजल्टेंट मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट मतलब आपको पता होगा कि रिजल्टेंट मतलब क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, तो पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम बनेगा और ट्राइंगल में क्या बन रहा था, आपका ट्राइंगल बन रहा था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और ध्यान से देखिएगा, तो ये तो आपने रिजल्टेंट निकाल लिया पैरेललोग्राम से। ओके, अब पैरेललोग्राम से जो रिजल्टेंट निकला, उसकी जो भी वैल्यू निकलेगी वो निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो रिजल्टेंट ए से एंगल बना रहा है, इसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, और ये जो रिजल्टेंट बी से एंगल बना रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बी का टेल और आर का टेल एक जगह है, और आर का टेल और ए का टेल भी एक जगह है, तो टेल टेल मिल रहा है, तो एंगल बन रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सिर्फ एक चीज़ इसको कंसिडर करता हूँ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ओके, और ये क्या है, आपका रिजल्टेंट है। उस वाले पार्ट को भूल जाइए, वो जो पार्ट ऊपर में दिख रहा है उसको भूल जाइए। ये जो नीचे वाला खाली रेड और ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, क्या ये ट्राइंगल है, क्या ऊपर वाले पार्ट को अगर मैं छुपा लेता हूँ तो क्या ये होगा, आपका ट्राइंगल होगा। क्या ये ट्राइंगल लॉ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ट्राइंगल लॉ अगर माने तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है ना, क्योंकि ट्राइंगल लॉ से भी मैंने आपको बताया था, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन अब देखिए, अगर मान लो इसको तुमने बी वेक्टर है ये, ठीक है, और ये ए वेक्टर है, अब इसको, ये भी तो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है आर के साथ, बी वेक्टर और ए वेक्टर भी आर के साथ ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि पहले बी वेक्टर है ना, प्लस क्या है, ए वेक्टर। ये लिख सकते हैं इसमें रिजल्टेंट की वैल्यू, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो रिजल्टेंट तो दोनों सेम ही है ना, चाहे नीचे वाले से ट्राइंगल से बना के रिजल्ट ले लें या ऊपर वाले ट्राइंगल से बना के रिजल्टेंट ले लें, रिजल्टेंट तो दोनों सेम ही है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कि कंक्लूजन ये निकला यहाँ पे कि जो रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्टेंट है आपका, मतलब जो आपका नीचे वाले से निकला था, क्या निकला था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ऊपर वाले से क्या निकला है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। दोनों क्या होगा, सेम, क्योंकि एक ही रिजल्टेंट है। यानी कि जो वेक्टर होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा ये कि ट्राइंगल पैरेललोग्राम लॉ कैसा होता है, पैरेललोग्राम बनाते हैं। अब देखो, जैसे कि दो वेक्टर है यहाँ पे, ये वाला वेक्टर है, ये ध्यान से देखिएगा, दो वेक्टर है पी और क्यू वेक्टर, दोनों अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, दोनों अलग अलग रखा हुआ है, तो इसको पहले खींच के पीछे ले आओ ताकि दोनों का टेल साथ में आ जाए। तो दोनों का टेल साथ में आ गया, एक पी वेक्टर हो गया यहाँ पे, एक क्यू वेक्टर हो गया,
और ये जो हुआ दोनों के बीच का, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, दोनों का रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट जो होता है ए, जो पी और क्यू यहाँ पे है, दोनों के जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है दोनों के टेल से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का टेल मिल रहा है, तो इस तरह के एडिशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेल टू टेल एडिशन, क्या बोल सकते हैं, टेल टू टेल एडिशन। ओके, तो ऊपर वाला जो था वो क्या था, हेड टू टेल एडिशन ट्रायंगल लॉ, और पैरेललोग्राम लॉ क्या है आपका, टेल टू टेल एडिशन है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ में। इसका भी डेरिवेशन सेम ही टाइप का होगा, एक बार हम लोग फिर भी देख लेते हैं कैसे है इसका डेरिवेशन, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया है कि उसको पैरेललोग्राम की तरह रखा जाएगा, तो वही है आपका यहाँ पे जो डेरिवेशन मैंने आपको बताया था। दो वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर है यहाँ पे, ये वेक्टर है p, ये वेक्टर है आपका q, और ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो सिमिलरली इस तरह का जो ये q है वो हम लोग यहाँ पे हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं q जो है, और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ब्लू वाला देख रहे हो और ये जो देख रहे हो, ठीक है, दोनों पैरेलल है। तो दोनों पैरेलल है, तो ये अगर पूरा कंप्लीट एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। और ये अगर क्यू है तो ये क्यू, तो ये वाला हो जाएगा आपका क्यू साइन थीटा, और ये वाला हो जाएगा आपका क्यू कॉस थीटा। और रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी वेक्टर, रिजल्टेंट का जो वेक्टर होगा इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब सिमिलरली यहाँ पे जैसा हमने पिछली बार किया था, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। और सिमिलरली ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा आपका, और यहाँ पे ये एंगल कौन सा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और वहाँ वाले में ये एंगल था बीटा। और आप देखिए कि जो अगर आप ये और ये पैरेलल है तो आप देखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, सेम है। आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी है। क्या वैल्यू याद रखनी है, ये सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। आप जब भी हो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वही आया है। और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यहाँ पे निकालते हैं, तो जो वैल्यू है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की, वो जो tan अल्फ़ा की वैल्यू थी, tan अल्फ़ा की जो वैल्यू थी वो उतनी वैल्यू आई है जो पहले आई थी, ठीक है। चलिए, तो कोई अंतर पड़ा नहीं, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है। दो फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कौन कौन सा फार्मूला याद रखना है। ये देखिए, जब भी क्वेश्चन आपका वेक्टर के एडिशन का क्वेश्चन हो तो आपको फार्मूला याद क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। फार्मूला आपको याद रखना है कि रिजल्टेंट क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट मतलब हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे देखो अंडर रूट क्या हो जाएगा, बोलिए, ए स्क्वायर मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे ए और बी जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ये है आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। और इसके बाद ये फार्मूला आपको ज़रूर याद रखना है। ये फार्मूला जो आपको मैंने यहाँ पे लिखवाया है ये ज़रूर याद रखना है। साथ में आपको याद tan अल्फ़ा और tan बीटा। अल्फ़ा ए के साथ एंगल होता है, बीटा किसके साथ एंगल होता है, बी के साथ एंगल होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। क्या क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि दो वेक्टर है, एक का फोर्स 6 यूनिट है, एक दिया हुआ है 10 यूनिट का, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको रिजल्टेंट निकालना है, बहुत ही आसान है। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और एंगल किसके साथ निकालना है, 6 वाले के साथ निकालना है। तो जिसके साथ एंगल निकालना है उसके उल्टे वाले को ऊपर रख देंगे। तो ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर आप बताइएगा, ठीक है। अगला को जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्या दिया हुआ है। दो वेक्टर है,
एक 3 यूनिट का है, एक 4 यूनिट का है, दोनों का रिजल्टेंट दिया हुआ है 4। तो आपको निकालना है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो बहुत ही आसान है कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि दो वेक्टर है 2 और 3, प्लस 2 इंटू 2ab, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या करें कॉस थीटा। ओके, और रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है 4, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ये जितना भी है सब कुछ डाल दिए, स्क्वायर दोनों साइड कर लीजिए, तो इसका भी आपका आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा नहीं बना है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ए वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर इज़ ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। दोनों का मॉड मतलब दोनों को ऐड करने के बाद मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। तो बहुत आसान है, दो वेक्टर है, मॉड मतलब क्या हुआ, दोनों का रिजल्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। ओके, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दी है, √2 दी हुई है। तो दोनों को स्क्वायर कर देंगे, और एक दोनों को स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, बी स्क्वायर तो बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है 1 है, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो 2 ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 है, इंटू क्या लिख दें यहाँ पे कॉस थीटा, और स्क्वायर कर दियो तो उधर भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा। तो फिर देख लो, इसको आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पे देखोगे तो थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेना, नहीं सॉल्व होगा तो अगले दिन भी मैं ये क्वेश्चन फिर से करा दूंगा, ये इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है तो 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको और दे दिया है, ये देखिए ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए पढ़ लीजिए, ये भी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे रिजल्टेंट की, पॉलीगॉन लॉ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आराम से रहिए, लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर मत निकलिए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो मेरा ये चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं, ओके बाय।